जय हिंद। सतपुड़ा सिविल सर्विस ऑनलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक नई सीरीज लेके आए जिसके अंतर्गत हम विजन आईएएस की जो मैगजीन है हिंदी माध्यम में हम उसको आपसे डिस्कस करेंगे। इसकी जरूर लैंग्वेज थोड़ी टफ है, लेकिन हम उसको आपसे सरल फॉर्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये करंट अफेयर के लिए यूपीएससी स्टूडेंट, यूपीएससी सिविल सर्विस वाले जो भी है, यूपीएससी पीसीएस के लिए रामबाण मैगजीन है, ठीक है, करंट अफेयर के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गवर्नेंस एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम क्रिमिनल प्रोसीजर रूल्स 2022 को डिस्कस करेंगे। इसके बाद पॉलिटी के जो ये टॉपिक है, इनको हम हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम पॉलिटी गवर्नेंस की एक अलग प्ले लिस्ट बना देंगे, हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट बना देंगे, ताकि उसमें अलग अलग करंट अफेयर हम डाल देंगे, ठीक है। तो बढ़ते आज की टॉपिक की ओर। तो भारतीय दंड प्रक्रिया नियम 2022 को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये चर्चा में क्यों है दोस्तों? तो आपको पता होगा कि अप्रैल माह में जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है ना, अधिनियम बने हैं, इसके एक्ट बनाए थे, संसद द्वारा पारित किया गया था, ठीक है, 2 अप्रैल माह में। उसको अभी गृह मंत्रालय ने लागू करने के लिए उसके नियम को नोटिफाइड या अधिसूचित किया गया है, ठीक है, इसलिए यह चर्चा में है। आगे हम देखते हैं कि दंड प्रक्रिया नियम 2022 के बारे में देख लेते हैं कि 2022 के जो नियम है, नियम में सीपीए क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के तहत दोषी और आरोपी के शारीरिक और जैविक नमूने प्राप्त करने की प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए आवश्यक विवरण प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि आपराधिक मामलों में अपराधियों की पहचान करना, उनकी जांच पड़ताल करना और रिकॉर्ड को संरक्षित रखना है, ठीक है। अच्छा, जो नमूने लेंगे वो क्या नमूने लेंगे, तो इसके लिए भी इस एक्ट में स्पष्ट लिखा गया है। जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 की जो धारा 2(1) में माप या इंग्लिश में इसको मेजरमेंट कहते हैं, शब्द को परिभाषित किया गया है। और इस परिभाषा के अंतर्गत इसका तात्पर्य है कि जैविक, शारीरिक और जैविक नमूने, दूसरा फिंगरप्रिंट, तीसरा हथेली की छाप, तीसरा फुटप्रिंट, चौथा फोटो, पांचवा आंखों की पुतलियां एवं रेटिना का स्कैन, छठवां हस्ताक्षर और सातवां व्यवहार से संबंधित जो विवरण है, इन चीजों का माप लिया जाएगा। इस कानून में यह स्पष्ट बताया गया है कि इन इन चीजों को आप ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आगे देखते हैं हम। आगे डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं ये नियम लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैं आपको बता दूं, इसकी डिमांड पहले से थी, ठीक है। और क्यों थी, तो सबसे पहले हम ये जानना थी क्यों थी कि मौजूदा सीमित माप, मतलब इसके पहले 1920 का कानून था, है ना, उसके थ्रू माप लिए जाते थे, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में कारगर साबित नहीं हो रहे थे। इसलिए हमें ये कानून को लाने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। दूसरी, अपराध की जांच प्रक्रिया को और अधिक कुशल एवं तीव्र बनाने हेतु, जिससे दोष सिद्ध की दर में बढ़ोतरी की जाए, ज्यादा से ज्यादा जो दोषी है, दोषी को हम दंड दे सके, ठीक है। और इसकी डिमांड दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1980 में विधि आयोग ने भी इसकी सिफारिश की गई थी कि 1920 के अधिनियम में संशोधन किया जाए और उस ताकि आपराधिक जांच आधुनिक प्रवृत्ति के अनुरूप बनाया जा सके, ठीक है। उसके बाद में 2003 में मलिमत समिति ने भी यही सिफारिश की गई थी कि 1920 के अधिनियम में संशोधन किया जाए, है ना, है ना, ताकि जो डीएनए के लिए रक्त, बाल, है ना, और उसने कहा था, जो मलिमत समिति ने कहा था कि जो डीएनए के लिए रक्त, बाल, लार और वीर्य के नमूने जैसे डेटा संग्रह हेतु मजिस्ट्रेट को अधिकार दे दिया जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं इन नियमों के प्रमुख बिंदु पर एक नज़र हम डालते हैं कि हम माप लेने की बात की गई है इसमें, है ना, इस नियम में माप लेने की बात की गई, तो माप किसका लिया जाएगा, तो इस नियम में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है, जो अपराधी या जिस आरोपी, आप समझ गए होंगे, अपराधी या आरोपी, है ना, दोनों व्यक्ति का माप लिया जा सकता है ना। और मजिस्ट्रेट के आदेश पर अन्य व्यक्ति जो कि जांच में जिसकी आवश्यकता पड़े, है ना, उसका भी माप लिया जा सकता है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद में, ठीक है। माप लेने के लिए कौन इसका माप ले सकता है, यह बात भी इस अधिनियम में
कही गई है, इस नियम में कही गई है ना। तो कोई भी प्राधिकृत उपयोगकर्ता या कोई ऐसा व्यक्ति जो माप लेने में कुशल हो या कोई पंजीकृत चिकित्सा पेशावर का व्यक्ति हो वो ले सकता है, या इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति है ना माप ले सकता है। और इस नियम में एनसीआरबी की शक्ति के बारे में बताया गया है कि गृह मंत्रालय के तहत जो एनसीआरबी है राज्यों को निर्देश देगा कि सूचना को कैसे एकत्रित करना है और कैसे उसको भंडारित करके रखना गया है, ये एनसीआरबी के काम है। ठीक है। और इसमें दंड भी बाई चांस इसमें कोई छेड़छाड़ करता है या फिर ये है तो इसमें दंड का प्रावधान भी किया गया है। और दंड क्या है कि भारतीय दंड संहिता 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इसमें दंडनीय अपराध है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अभी हमने नियम देखे थे, अब अधिनियम के बारे में देखे। दंड प्रक्रिया अधिनियम 2022 के बारे में देखते हैं कि यह अधिनियम दंड प्रक्रिया दंड निष्कात अधिनियम 1920 की जगह लेगा। इस बंदी निष्कात अधिनियम 1920 को दोषियों और आरोपी के माप और फोटोग्राफ लेने हेतु पारित किया गया था, है ना। वहीं 2022 का जो अधिनियम है कानून के प्रावधानों के तहत लिए जा सकने वाले माप के दायरे और कार्य क्षेत्र का विस्तार करता है। इसका उद्देश्य अपराध में शामिल व्यक्ति की विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करना है, जिससे आपराधिक मामलों को सुलझाने में जांच एजेंसियों को मदद मिलेगी ना। एक नज़र हम सीपीए कानून के प्रमुख प्रावधान के ऊपर डाल लेते हैं कि इसका है ना ये क्या है ना, एक नज़र पर डाल देते हैं तो इसके कुछ प्रावधानों का विस्तार कर दिया जाएगा। जैसे कि माप के रूप में लिए जाने वाले डेटा के प्रकार का विस्तार कर दिया गया। वे व्यक्ति के बारे में इसमें बताया गया है जिसमें वे व्यक्ति जिससे डेटा लिया जा सकता है, इसके बारे में इस कानून में बताया गया है। वह प्राधिकारी जो इस तरह का डेटा लेने के लिए आदेश दे सकता है वो भी बताया गया, हम आगे चर्चा करेंगे इसकी भी। और जो नियम बनाने की शक्ति, कौन इसके नियम बना सकते हैं, यह बात भी इस अधिनियम के थ्रू बताया गया है ना। आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि डेटा एकत्र है ना, इस अधिनियम के तहत एकत्र किए गए डेटा का संरक्षण कब तक कर सकते हैं, तो इसमें बताया गया 75 वर्ष का इसकी टाइमलाइन दी गई है। और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रूप में हम इसका संरक्षण करके रख सकते हैं। आगे आपको बता दें कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 के तहत उन व्यक्तियों के रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया जाएगा जिन्हें पहले दोषी नहीं ठहराया गया था और जिन्हें बिना मुकदमे के रिहा या मुक्त कर दिया गया है, या न्यायालय द्वारा उसको बरी, यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को बरी कर दे, वो रिक्वेस्ट करता है एनसीआरबी से कि हम उनका डेटा हटा दिया जाएगा तो उसका डेटा हटा दिया जाएगा। ठीक है। और जो विवरण देने से मना यदि कोई करता है, जो आरोपी या जो व्यक्ति है ना, तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत अपराध माना जाएगा। ये हमने बात पहले भी डिस्कस कर चुकी है ना। और इसमें बता दें आपको कि एनसीआरबी की क्या भूमिका होगी। तो एनसीआरबी को अधिनियम के दायरे में आने वाले व्यक्ति से संबंधित विवरण एकत्र करने की शक्ति दी गई है। एनसीआरबी यह विवरण राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक और कानून लागू करने वाली जो अन्य एजेंसी है से एकत्र कर सकता है ना। इससे डेटा एकत्र करेगा, उसके प्रोसेसिंग करके वो अपने पास भंडारित करेगा। कौन करेगा? एनसीआरबी। ठीक है। और इस अधिनियम के तहत एनसीआरबी के अन्य कार्यों में उसके द्वारा एकत्र किए गए डेटा या विवरण का भंडारण, प्रसंस्करण, प्रसार और उसे नष्ट करना भी शामिल है। आगे हम आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों कि 1920 के अधिनियम और 1922 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की तुलना करनी है। तो कौन सा डेटा एकत्र किया जा सकता है, ये बात की बात करें तो फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट और फोटोग्राफ, ये 1920 के अधिनियम में कहा गया था कि ये कर सकते हैं। जबकि 2022 के अधिनियम में जैविक नमूने और उसका विश्लेषण करके रख सकते हैं, आयरिस और रेटिना को स्कैन करके रख सकते हैं, व्यवहारगत विशेषताएं जैसे कि हस्ताक्षर और लिखावट को संरक्षित करके रख सकते हैं, और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53
और 53A के तहत किए जाने वाले परीक्षण इसके परीक्षण इसमें रक्त, वीर्य, बाल के नमूने, स्क्वैब और डीएनए प्रोफाइलिंग आदि जैसे विश्लेषण भी शामिल है। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि इन दोनों अधिनियम में डेटा कौन ले सकते हैं, ये बात पर हम चर्चा करेंगे। तो 1920 के अधिनियम में बताया गया था कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें 1 वर्ष या उससे अधिक के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिन्हें अच्छा व्यवहार करने या शांति बनाए रखने की गारंटी देनी पड़ी है, वो भी मतलब डेटा को एकत्र कर सकते हैं, उनके भी डेटा को लिया जा सकता है। और 1920 के अधिनियम में यह भी बोला गया था कि मजिस्ट्रेट अन्य मामलों में आपराधिक जांच में मदद के लिए गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का डेटा लेने का आदेश दे सकता है। यह 1920 के अधिनियम में इन बातों को कहा गया था। जबकि 2022 के अधिनियम में किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से हालांकि बलपूर्वक नमूने केवल ऐसे व्यक्ति से लिए जा सकते हैं जिसे किसी महिला या बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है। यह ऐसे मामलों में भी किया जा सकता है जहां किसी अपराध के लिए न्यूनतम सजा 7 वर्ष की कैद है। जिस पर आरोप लगा है, कम से कम उसको आरोप में 7 वर्ष की सजा होंगी, उससे भी डेटा लिया जा सकता है। ये बात कही गई है ना। दूसरी बात कि किसी प्रिवेंटिव डिटेक्शन कानून के अंतर्गत हिरासत में लिए गए व्यक्ति से भी यह डेटा लिया जा सकता है, या मजिस्ट्रेट के आदेश पर किसी भी व्यक्ति से गिरफ्तार किया हो या ना किया हो, उससे हम ये डेटा एकत्रित कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के आदेश के पर। ठीक है, ये 2022 के अधिनियम में क्या है। आगे देखते हैं, वह प्राधिकारी जो डेटा एकत्र करने के लिए कह सकता है या निर्देश दे सकता है, वह अधिकारी जो डेटा को एकत्रित करने का निर्देश दे सकता है, वह कौन है। तो 1920 में सीआरपीसी के तहत जांच अधिकारी, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी अथवा उप निरीक्षक या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी के पास ये अधिकार थे और मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार थे। ठीक है, वहीं 2022 के अधिनियम में पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर की रैंक का, है ना, यहाँ पर थोड़ा रैंक को कम कर दिया गया है ना। हेड कांस्टेबल तक के अधिकारी यह डेटा लेने का निर्देश दे सकते हैं। दूसरा, जेल वार्डन को भी यह अधिकार दे दिया गया है। और तीसरी बात है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, यदि व्यक्ति से अच्छे व्यवहार और शांति बनाए रखने की अपेक्षा की गई है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी यह अधिकार दे दिया गया है। ठीक है, तीसरी बात, अगली बात देखते हैं कि विवरण एकत्र करने के तरीके आदि के संदर्भ में जो नियम बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है। तो 1920 के अधिनियम में राज्य सरकार को यह शक्ति दी गई थी, जबकि 2022 के अधिनियम में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास यह शक्ति अभी है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों कि जो अधिनियम से संबंधित क्या समस्या है, क्या चिंताएं है, या इसके विपक्ष में तर्क दीजिए। तो हम देखते निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है इस अधिनियम से, है ना, क्योंकि यह अधिनियम के तहत सूचनाओं को एकत्र करने का प्रावधान किया गया है, जो लोगों के व्यक्तिगत डेटा का भाग है ना। इसलिए यह संभव है कि इसके कई प्रावधान वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित डेटा की आवश्यकताओं के मानदंडों को पूरा नहीं कर पाते। सुप्रीम कोर्ट ने जो पुट्टा स्वामीवाद में जो मानदंड दिए थे उनको यह पूरा नहीं कर रहे हैं, है ना। पुट्टा स्वामीवाद 2017 में जो बात कही गई थी उसको यह पूरा नहीं कर रही है अधिनियम। ठीक है, दूसरी बात, बलपूर्वक डेटा एकत्र करने का प्रावधान की बात की गई है ना, जो कि आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन है। आर्टिकल 20(3) क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने या गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात, कानून के दुरुपयोग की संभावना बढ़ाता है यह अधिनियम।
यह अधिनियम ऐसे व्यक्तियों के माप एकत्रित करने की अनुमति देता है जिन्हें मामूली अपराधों सहित किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या गिरफ्तार किया गया है। मामूली अपराध में भी उसके नमूने लेने की बात कहता है यह कानून, है ना। इसके अतिरिक्त एकत्र किए गए डेटा का उपयोग की कोई सीमा नहीं है। इसमें बताया गया है कि एकत्र किए गए डेटा को लगभग 75 वर्ष तक, यह लगभग आजीवन उसको संरक्षित करने की बात की गई है ना। और इस तरह के विवेकाधिकार के परिणाम स्वरूप निचले स्तर पर कानून का दुरुपयोग हो सकता है। साथ ही डेटा के संग्रहण एवं भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणालियों पर क्षमता से अधिक बोझ पड़ सकता है। इस तरह का संग्रह बड़े पैमाने पर निगरानी की संभावना भी उत्पन्न करता है। इसके लिए कानून के तहत निर्मित डेटाबेस को अन्य डेटाबेस जैसे कि अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली के साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि जो एनसीआरबी है, एनसीआरबी की इसमें कुछ सीमाएं के बारे में है। तो एनसीआरबी के पास इतना सारे डेटा लेके उसको रिकॉर्ड करने की क्षमता नहीं है ना। तो उसको अपनी क्षमता भी बढ़ाने की आवश्यकता है। ये एनसीआरबी की एक सीमाएं है। और जो प्रेडिक्टिव पुलिसिंग की बात की गई, अब सबसे पहले हम इस पर चर्चा करने पहले सबसे पहले आपको प्रेडिक्टिव पुलिसिंग होता क्या ये बता दूं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, कोई पुलिस नहीं है, ये एक ऐसी पुलिस की एक प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग स्रोत से डेटा लिया जाता है, उसका विश्लेषण करके और फिर भविष्य में जो अपराध होने वाले हैं उनका अनुमान लगाया जाता है और उसको रोकने की कोशिश की जाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिक्टिव पुलिसिंग कहते हैं। तो ये प्रेडिक्टिव पुलिसिंग के जो माप से प्राप्त प्रेडिक्टिव पुलिसिंग जो है इसकी बात की गई है, क्योंकि इसमें माप से जो प्राप्त मूल डेटा से उत्पन्न जो डेटा है, जो मूल डेटा है उससे जो उत्पन्न जो डेटा है को शामिल करने के लिए करने से यह चिंता उत्पन्न हुई है कि प्रेडिक्टिव पुलिसिंग के उद्देश्य से डेटा प्रोसेसिंग माप लेने से परे जा सकती है। ठीक है, आगे हम इसके निष्कर्ष की बात कर लेते हैं कि 2022 का अधिनियम एक स्वागत योग्य कानून है। यह अपराध की पहचान करने की उन्नत तकनीकों और एक अधिक कुशल जांच प्रक्रिया का प्रावधान करता है। हालांकि यह कानून की आलोचना भी काफ़ी अधिक हुई है, जैसे कि इस कानून को अतिवादी असंगत निजता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला तथा डेटा गोपनीयता से जुड़ी चिंताओं को पैदा करने वाला कहा गया है। ऐसा कोई भी कानून जो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता हो वह अनुमत हस्तक्षेप की सीमा, दायरे और प्रकृति के संदर्भ में अत्यधिक स्पष्ट तथा सटीक होना चाहिए। साथ ही अधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए, है ना। अब ये दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो, यदि कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और यदि ये पसंद आ गया हो तो लाइक के साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद।